नमस्ते दोस्तों। तो कुल मिला के 6 शिफ्ट्स की एग्जाम्स हो चुकी हैं और इन 6 शिफ्ट्स का क्या निचोड़ रहा है, किस तरह के सवाल आए हैं, ये सब कुछ भी हम जानेंगे इस वीडियो में। स्पेशल फोकस रहेगा 24 और 25 अगस्त की शिफ्ट पे। इस शिफ्ट के जो सवाल आए उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि पिछले वर्ष या पिछले जो शिफ्ट्स हुए हैं उनके आधार पर किस तरह के सवाल और बन सकते हैं और कैसे कैसे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बेसिकली हम जानेंगे कि विज्ञान जो है आपकी जो रेलवे की नौकरी पक्की करने में किस तरह से सहयोग कर सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है और हर शिफ्ट में इस तरह के सवाल पूछने को मिले हैं। इस बार फिजिक्स से जो फेवरेट टॉपिक आरआरबी ग्रुप डी करा रहा है वो है ऑप्टिक्स का, प्रकाश से संबंधित जो सवाल है वो कई बार हर शिफ्ट में एक या दो तीन तक सवाल पूछे गए हैं। कई बार कई दफा तो एक सवाल तो कह सकते हैं लेंस से, एक सवाल जो है मिरर से भी पूछ दिया गया, ऐसा भी हुआ है। ये सवाल अब देखो क्या कहता है। पहला सवाल, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड इन डैश, हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब डैश में बनता है। तो देखो जब इमेज आभासी है, सॉरी, अगर मैं बात करूं कि जब इमेज जो है हमारा आभासी है तो जाहिर तौर पर वो सीधा बनेगा, ठीक है। और जो प्रतिबिंब है हमारा वास्तविक है, रियल है, तो सीधा तौर पर जो इन्वर्टेड इमेज बनेगा। पहली बात ये है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इससे क्या होगा, अब ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपको आसानी होगी। तो क्या ध्यान रखना है दोस्तों, पहली बार अगर रियल है यानी कि वास्तविक है तो क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, है ना। और अगर वर्चुअल है तो दोस्तों क्या बनेगा, तो इरेक्ट बनेगा, ठीक है, यानी कि सीधा बनेगा। आभासी बनेगा सीधा और वास्तविक जो होता है वो होता है उल्टा। ओके, अब बात है कि हमेशा वास्तविक, हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो दो तरह के मिरर्स के द्वारा बनता है। पहला मिरर प्लेन मिरर हो गया हमारा, जो समतल दर्पण होता है। ये क्या करता है, हमेशा जो है समतल दर्पण जितनी दूरी पर जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही पीछे जो है इसका प्रतिबिंब बनाता है। तो पहली बात, इसका जो साइज होता है वो सेम होता है और हमेशा जो इमेज है वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ये कब होता है, ये प्लेन मिरर केस में होता है। इसके अलावा जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है या उत्तल मिरर, उत्तल दर्पण होता है, उसमें क्या होता है हमेशा, कॉन्वेक्स या उत्तल में क्या होता है, हमेशा इमेज कैसा बनता है दोस्तों, इमेज हमेशा इसमें छोटा बनता है। ओके, और कैसा बनता है, छोटा बनता है, रियल बनता है और आभासी बनता है, ठीक है। वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगा ही, और साथ ही साथ क्या बनता है, हमेशा जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। तो ये चीज भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा प्रतिबिंब है जिसमें हमेशा जो है जो इमेज है वो क्या बन रहा है, वो छोटा बन रहा है, किससे, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ऐसा किसमें होता है, ऐसा होता है कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में। और अगर ये सवाल भी पूछा जाए कि किस तरह के मिरर में जो है दोस्तों, जो गाड़ी में जो कौन किस तरह का मिरर लगता है, तो वो भी उधर क्या होगा, वो उधर होगा कॉन्वेक्स। उससे क्या होता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो बहुत ही पीछे की चीजें को कैप्चर कर लेता है और छोटी छोटी पीछे की चीजें आपको वहां पे दिख जाएंगी और एक दूरी पे दिखेंगी। ओके, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। आगे के शिफ्ट में बहुत चांस है कि सवाल पूछा जाए कि कोई भी जो प्रतिबिंब, कोई भी जो आपका जो लेंस है या कोई भी जो आपका मिरर है उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूजेस क्या क्या, कहां कहां वो इस्तेमाल किया जाता है। ओके, एक और सवाल जो पूछा गया बहुत ही आसान है, वो कहता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड ऑन, तो इसका उत्तर क्या होगा, सभी पे, जितने भी तरह के जो वस्तुएं होती हैं उस पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वैलिड होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये होता है हमारा क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम क्या होता है, हमेशा जो होता है वो हर व्यक्ति पे, हर वस्तु पे, नेचर जो है, प्रकृति जो है किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। तो हर वस्तु पे, हर चीज पे ये लॉ काम करता है, चाहे जो इस तरह का कोई सरफेस हो या इस तरह का कोई सरफेस हो या एकदम टेढ़ा मेढ़ा इस तरह का सरफेस हो, कहीं पे भी क्या होगा, आपका ये वाला नियम जो है वो जरूर फॉलो होगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सवाल पूछे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड किस पे होता है, तो हर तरह के सतह पे जो होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है। परावर्तन का नियम हर तरह के सतह पर लागू होता है। ओके, तो दोस्तों यहां पे देखो एक और सवाल पूछा गया है
ये सवाल बायोलॉजी का है और बायोलॉजी के जो सवाल है वो कई सारे पूछे जा रहे हैं। कई सारे जो सवाल है थोड़े इंटरेस्टिंग भी पूछे जा रहे हैं, थोड़े घुमा फिरा के भी पूछे जा रहे हैं। तो एकदम बेसिक्स जिसका स्ट्रांग होगा उसके लिए काफी अच्छा हो जाएगा बायोलॉजी का पेपर। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि ग्लाइकोसिस टेक प्लेस इन, ग्लाइकोसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों क्या? साइटोप्लाज्म। क्या होगा? साइटोप्लाज्म। ओके, तो यहां पे देखो ये है क्या हमारा? साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज जो होता है वो क्या बनता है? साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बन जाता है। ओके, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। पायरुवेट कितने का होता है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, एनर्जी जनरेट होता है। फिर पायरुवेट क्या होता है? इसका इससे बनता है हमारा एनर्जी। अब ऑक्सीजन नहीं होता यीस्ट में तो क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एनर्जी बनता है। तो ऐसे ही कुछ जो प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है इथेनॉल को बनाने में, इथेनॉल के निर्माण में। साथ ही साथ अगर ऑक्सीजन हमारे मसल सेल्स की बात करें, अपने अपने मसल्स की बात करें, जब उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो किस तरह का जो है हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। लैक्टिक एसिड क्या होता है? देखो ऐसा क्या होता है, अगर हम दौड़ते हैं, दौड़ते होते क्या बहुत ज्यादा थक जाते हैं, हमारी हड्डियां जो है वो दर्द करने लगती है। ये इसका कारण कौन है? इसका कल्प्रिट कौन है? इसका कल्प्रिट यही लैक्टिक एसिड है। सवाल यहां से भी बनता है कि कौन सा एसिड हमारे शरीर में बनता है जिसकी वजह से हमें दर्द होता है, जब थकान होती है, तो किस एसिड का इसमें योगदान होता है? तो उत्तर होता है, इस तरह का सवाल आएगा, उत्तर क्या होगा? लैक्टिक एसिड। जी हाँ, क्या होगा? लैक्टिक एसिड। और दही में भी यही एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। ओके, अगर बात करें एक और सवाल जो बनता है और पूछा भी जा चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी बनाता है। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि कोशिका का जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्जा घर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा घर कहते हैं, या कहते हैं इसे क्या? पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, पावर हाउस सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी एक सवाल आया हुआ था। सवालों में एक रिलेशन भी है, सवालों में रिलेशन भी होता है। एक शिफ्ट के सवाल के दूसरे शिफ्ट के सवाल से एक संबंध होते हैं, उन संबंध को इनको पहचानना है, उसी को पकड़ना है, तो हमें एक तरह से प्रेडिक्शन लगा सक पाएंगे किस तरह के सवाल अगले शिफ्ट में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। उन सवालों की हमें विशेष तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, तो अब क्या करेंगे? बढ़ेंगे आगे। तो देखो यही इस तरह का सवाल है जो हिंदी में थोड़ा सा आपके लिए रख दिया है मैंने। इंग्लिश में डायग्राम था, डायग्राम एक हिंदी में भी है, दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए आसानी होगी इसे समझने में। ग्लूकोज क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। यीस्ट के प्रेजेंस में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लैक्टिक अम्ल बनाता है जो ऑक्सीजन कमी होती है हमारी कोशिका में, और ऑक्सीजन को उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनाता है? जल और ऊर्जा बनाता है। ओके, एक सवाल पूछा गया है कि वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? तो ये नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट NaCO3 होता है, डेकाहाइड्रेट में 10 में क्या होता है? वाटर ऑफ क्या बोलते हैं इसको? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है इसमें, सोडियम कार्बोनेट में या वॉशिंग सोडा में। सवाल क्या बन सकता है? वॉशिंग सोडा में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं? एक सवाल तो यह बन सकता है। तो इसकी चर्चा तो हमने भी की भी थी कि इस तरह के जो सवाल होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, इन सब पर सवाल पूछे जाएंगे। जिप्सम पर भी सवाल पूछा गया है दोस्तों। और एक तरह का सवाल यहाँ भी ये पूछा जा सकता है कि इसके इनके इस्तेमालों से संबंधित भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो वॉशिंग सोडा है इसका काम क्या होता है, बेकिंग पाउडर है उसका काम क्या होता है, बेकिंग सोडा का काम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होता है। इस पे भी सवाल बन सकते हैं। हो सकता है कि स्टेटमेंट के कथनों के तरह से भी सवाल पूछे जा सके, या डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है कि ये जो सोडियम कार्बोनेट, ये वॉशिंग सोडा हो गया, ठीक है, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन पे आपको विशेष ध्यान देना है। ये चार्ट जो दिख रहा है ना, इनका आपको पता होना चाहिए केमिकल फार्मूला क्या है, इनका आपको पता होना चाहिए बेसिक इस्तेमाल क्या हो सकता है, और इनका जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है। वहां से भी सवाल बनने के बहुत सारे आसार हैं। जैसे कि पीओपी है, पीओपी कैसे बनता है? ये बनता है जिप्सम के थ्रू, ठीक है, इस पर भी सवाल पूछा गया है। अब देखो एक और सवाल जो पूछा गया है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, अलग अलग कंपाउंड का जो कथनांक होता है इन पे सवाल पूछा गया कि अलग अलग कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका सबसे अधिक होता है। तो इनकी बात करें, सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट होता है दोस्तों एसिटिक एसिड का, ठीक है।
पीएच ऑफ ब्लड लेमन, ये सवाल पूछा गया है कि हर जो चीज हमारे आसपास होती है वो या तो क्षारीय होती है या अम्लीय होती है या न्यूट्रल होता है, या एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये जो पीएच होता है इन चीजों की वो क्या होती है, इस तरह के सवाल भी पूछे गए हैं। आम जो जिंदगी में हम चीजें यूज करते हैं उसका पीएच क्या होता है, एनसीईआरटी की किताब है चैप्टर 2 एसिड एंड बेस एंड साल्ट, वो आप पढ़ोगे, ये चीजें एकदम सपाचट क्लियर हो जाएंगी, एकदम सीधा सीधा उसमें सारी चीजों का पीएच लिखा हुआ है। नींबू की पीएच की बात करें 2-3 के आसपास होता है, ब्लड का पीएच 7.4 के आसपास होता है। ओके, तो जो प्रश्न पूछा जाए तो इस तरह के जो ऑप्शन दिखेंगे वहां पे आपको टिक मार देना है। ओके, पीएच क्या होता है दोस्तों, पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन वही चीज होता है जो किसी चीज को अम्लीय बनाता है। पीएच कहां से कहां तक होता है, तो दोस्तों 0 से 14 तक का स्केल होता है ना। जो 7 के इस तरफ होता है एसिडिक, जो 7 के उस तरफ हो जाता है वो हो जाता है बेसिक। सवाल पूछा जा सकता है कौन कौन से हमारे रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो एसिडिक होती हैं या कौन कौन जो होते हैं वो बेसिक होती हैं, उनके पीएच के कंपैरिजन के थ्रू भी सवाल पूछा जा सकता है। इनको पीएच के बढ़ते हुए क्रम में लगाएं या पीएच के घटते हुए क्रम में लगाएं, इस तरह के सवाल भी बनने के चांसेस हैं। ओके, जैसे कि एक सवाल दे दिया कि बेकिंग सोडा दे दिया, ठीक है, वाटर दे दिया, डिस्टिल्ड वाटर दे दिया, पानी दे दिया आपको, लेमन, ठीक है, दे दिया आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इन्हें हमें अरेंज करना है कि किसका पीएच सबसे अधिक होगा, कब से कम होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, HCl का पीएच सबसे ऊपर होगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इस तरह के सवाल बन सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि एकदम ये सवाल बने, बट इस तरह के सवाल बन सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट को समझें कि पीएच के बढ़ते या घटते क्रम में सवाल बन सकते हैं कि पीएच इस तरह का सवाल आया हुआ है, बहुत चांस है कि इस तरह के पीएच के आगे बढ़ने या पीएच के पीछे करने के क्रम में सवाल आपके आगे के शिफ्ट में जरूर से पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि बेकिंग सोडा, वाटर, लेमन और HCl में सबसे अधिक पीएच किसका होगा, तो सबसे जो अधिक पीएच होगा वो दोस्तों किसका होगा, सबसे अधिक पीएच किसका होगा, बेकिंग सोडा का, क्योंकि ये क्या है, ये क्षारीय है, ये क्षारीय है, ये एक क्या है, बेस है। बेकिंग सोडा का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद पीएच सबसे ज्यादा किसका होगा, वाटर का होगा, उसके बाद लेमन का होगा और उसके बाद HCl का होगा। ओके, तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए कि किसका पीएच सबसे अधिक होता है, किसका पीएच सबसे कम होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, उनका पीएच बहुत कम होता है, 0 से 1 के बाद होता है। उसके बाद जो खट्टे फल होते हैं उनका पीएच आता है 2-3 के आसपास, उनका पीएच रहता है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, इनका पीएच 2-3 के आसपास होता है। ओके, उसके बाद जो हमारे बेसेस होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, यानी कि जैसे कि सोडियम ये हो गया, NaOH हो गया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका पीएच 13-14 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा, एसिड या बेस का अन्य सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे ये सवाल हमारे सामने आया कि ब्लड सेल विच ऑक्सीजन इज कैरिंग ब्लड सेल। ठीक है, थोड़ा पहले इसको क्लियर कर देते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है कि ब्लड सेल विच इज ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड सेल, मतलब ब्लड सेल में ऐसा कौन सा सेल है जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल जो होगा उसमें दोस्तों हमारा जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन पाया जाता है। ओके, तो अब आप बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इन पे सवाल बनता है। किस तरह के सवाल बनते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी सवाल देखने को मिल रहे हैं, या सीधा सीधा सवाल भी आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो जैसे कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। राइट हैंड को हमने इस तरह से पकड़ा, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो रूल है वो कहता है कि अगर ये है हमारी जैसे ये देख लो, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस फील्ड में जा रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहे हैं, हमारे ने एक कंडक्टर रखा है, एक ऐसा चीज रखा है, कंडक्टर रखा है, और कंडक्टर पे हम इस दिशा में बल लगा रहे हैं। ठीक है, इस दिशा में कंडक्टर पर बल लगा रहे हैं। अब इस कंडक्टर में क्या होगा, एक करंट निर्माण हो जाएगा, एक विद्युत धारा प्रभावित होने लगेगी। किस दिशा में होने लगेगी, इस दिशा में, जो ये ये वाला सामने वाला उंगली है, इस दिशा में जो है वो करंट प्रभावित होने लगेगी। यही हमारा क्या, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो अगर हम 4 फिंगर की इसमें बात करें, किसकी बात करें, 4 फिंगर की, तो ये क्या देता है, हमारा करंट का डायरेक्शन दे देता है। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट का। अगर थंब के अंगूठे की बात करें, थंब की बात करें, तो थंब हमारा क्या देता है दोस्तों, बल देता है, जिस दिशा में को बल लगाना है
और अगर हम मिडिल फिंगर की बात करें तो ये क्या देता है दोस्तों, ये देता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से बनता है। क्या किया हमने, मैग्नेटिक फील्ड लगाया इस दिशा में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो जो हमारा थंब है इसकी दिशा में क्या लग रहा है, इस दिशा में क्या कर रहे हैं हम, इसको दिशा में फोर्स लगा रहे हैं और करंट कहाँ इंड्यूस हो रहा है, इस दिशा में करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में अंतर क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, आयोनिक और सहसंयोजक यौगिक के बीच में अंतर क्या होता है, इस पर भी सवाल पूछा गया है। तो आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है, जैसे कि ये सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, बना देता है सोडियम Na+ आयन। क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या बना देता है, क्लोरीन माइनस आयन। अब ये प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों में क्या लगता है, स्पेशल फोर्स लगता है और ये बहुत ही स्ट्रांग ये कंपाउंड बनाता है। दूसरी तरीका कंपाउंड क्या बनाना क्या होता है, जैसे कि कार्बन है और चार इलेक्ट्रॉन है, ये 4 हाइड्रोजन से जाके अपना क्या और इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, साढ़े खेल ऑक्टेट पूरा करने का है। तो अब क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहा है, तो जितना ये मजबूत बॉन्ड ये बना है उतना मजबूत ये नहीं बना है। तो जो सबसे पहले बात हमें ध्यान रखनी है क्या, कि जो आयनिक बंध होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ओके, और ये जो मीथेन होता है ये बहुत ही कम मजबूत होता है, क्योंकि इसका में जो इलेक्ट्रॉन है वो हम शेयर कर रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं, और इसमें एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जो कि बहुत ही बड़ा फोर्स होता है। अब जो बहुत तेजी से बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब क्या होगा, अधिक होगा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक होगा, मोर होगा। साथ ही साथ इसकी में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही स्ट्रांगली जो है वो आपस में बंधा होता है, स्ट्रांग बॉन्ड बनता है यहाँ पे। ठीक है, क्या बनता है, स्ट्रांग बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि एट व्हाट टेम्परेचर जिप्सम इज हीटेड टू गेट पीओपी, अगला सवाल ये पूछा गया है, इसकी चर्चा हमने कर दी है। जिप्सम को अगर हम हीट करें कब तक, 373 केल्विन तक, याद रखें 373 केल्विन तक, तो क्या बन जाता है, पीओपी बन जाता है। इसका केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है, केमिकल इक्वेशन इसका देख लेते हैं क्या होता है। ये होता है हमारा जिप्सम CaSO4.2H2O, इसको हम हीट करेंगे कितना पर, 373 केल्विन पर, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास कह सकते हैं। तो ये क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट, और इसी को कहते हैं क्या दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी को कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ विच लाइट इज हाईएस्ट, तो 4-5 जो लाइट्स दी हुई है उनमें कहा जाता है कि इसका वेवलेंथ अधिक होगा। तो हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे विबग्योर याद रखना है। सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है, रेड का होता है। वेवलेंथ की अगर बात करें यानी कि तरंग दैर्घ्य की बात करें तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, रेड का होता है, यानी कि लाल का होता है। सबसे कम किसका होता है, वॉयलेट का होता है। तो अगर अरेंज करने दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, ऑरेंज, ये हो जाता है येलो, ये होता है ग्रीन, ये होता है ब्लू, ये होता है इंडिको। तो अरेंज करने दिया जाए तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, इस दिशा में जाने पे बढ़ रहा है। ठीक है, विबग्योर में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ रहा है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से अरेंज करना है वो आप यहाँ से समझ सकते हो। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप चीजों को आसानी से इसको आगे बढ़ा सकते हो, आसानी से इसको चीजों को क्लियर रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेकिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या कर रहा है, बेकिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये क्या होता है, ये हाँ बेसिकली ये होना चाहिए, सिल्वर क्लोराइड होना चाहिए था। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड AgCl। तो AgCl जो होता है वो क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना देता है, Ag बना देता है और Cl2 गैस बना देता है। ये जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस, ये मतलब ये जो फोटो खींचते हैं उस पुराने जमाने में उस समय का ये रिएक्शन यूज होता था। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि फोटो खींचने के दौरान कौन सा जो एक रिएक्शन वो यूज हो रहा है, तो वो ये वाला रिएक्शन होता है जो यूज होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पावर क्या है, कितना है, 2500 वाट है। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है दोस्तों, 5 घंटे लग रहे हैं। एनर्जी कंज्यूम कितना होगा दोस्तों, ये हमें निकालना है। तो जो हमारा एनर्जी होता है वो कितने के बराबर होता है, पावर गुना
टाइम के बराबर होता है। ठीक है, एनर्जी कितने के बराबर होता है? पावर गुना टाइम के बराबर होता है। कैसे? पावर क्या होता है? बेसिकली एनर्जी कंज्यूम कितने गति से हो रही है उसका माप होता है। तो पावर हो जाता है एनर्जी बटा टाइम, और एनर्जी कितने के बराबर हो जाता है? एनर्जी बराबर हो जाता है पावर इनटू टाइम के। ओके, दिया हुआ है दोनों चीजें, बिल्कुल दिया हुआ है। 2500 वाट पावर दिया हुआ है और 5 घंटा इसका टाइम दिया हुआ है। अब हमें इसको निकालना है किसमें? किलोवाट आवर में। ओके, तो 2500 वाट कितना होता है? 2.5 किलोवाट होता है, और आवर कितना है? 5 घंटा। तो कितना बिजली कंज्यूम हुआ? 2.5 इंटू 5 12.5 किलोवाट आवर, यानी कि 12.5 जो होता है कितना? यूनिट्स, 12.5 यूनिट्स। और 1 किलोवाट आवर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? जूल में, कितने के बराबर होता है? 1 किलोवाट होता है कितने के? 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल की। ये सवाल भी सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि एक यूनिट जो होता है वो कितने जूल के बराबर होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कह रहा है कि प्लांट CO2 गैस कब रिलीज करता है? तो ये रिलीज करता है किसके दौरान? रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज करता है। कब करता है? तो रेस्पिरेशन को भी जीव कब करता है? 24 घंटे करते हैं, 24/7 करता है। तो ये दोनों तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी हैं। स्वीटेस्ट शुगर कौन सा होता है? तो फ्रक्टोज होता है। स्वीटेस्ट शुगर कौन सा होता है? फ्रक्टोज होता है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पे सवाल पूछे गए हैं, और ये सवाल पूछा जा सकता है कि अगर बिना बुझा हुआ चूना में पानी डालेंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा सिलेक्ट लाइम, कॉस्टिक चूना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि जिसे हम कहते हैं क्या? क्विक लाइम। क्विक लाइम को पानी में डालते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों? सिलेक्ट लाइम बन जाता है। ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं इससे संबंधित। इसके अलावा बैलेंस करने के लिए सवाल पूछा गया है। N2 प्लस 3H2 दे दिया गया है, सॉरी N2 प्लस 3H2 बैलेंस ही हो गया। N2 प्लस, अगर मैं सीधा सीधी बात करूं कि N2 प्लस H2 था, NH3, इस तरह सवाल था, हमें क्या करना था? इसे बैलेंस करना था। ठीक है, पैसे बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जितने एटम किसी भी जो एलिमेंट है उसके लेफ्ट साइड में है, उतने ही जो है वो राइट साइड में होने चाहिए। तो कितना है? नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन कितना है? 3 है। अब हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो 2 नाइट्रोजन पहले यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक है, 2 कर दिया तो कितना हो गया? अब हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, तो क्या कर देंगे? इसको 2 तो है ही पहले से, 3 से मुद्दा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा बैलेंस। N2 प्लस 3H2 क्या दे देगा? 2NH3। आगे बढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल, फेवरेट टॉपिक अगेन, कई सवाल यहाँ से पूछे गए हैं, जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी से संबंधित सवाल पूछे गए, किसमें से कौन से ग्रुप की जी एलिमेंट वैलेंसी होगी वो 0 होगी, इस तरह का सवाल पूछा गया है। तो आप देखो, जो नोबेल गैस होते हैं ये रिएक्ट करते ही नहीं है, इनका ऑक्टेट होता है पूरा। तो ऑब्जेक्ट पूरा होता है तो इनमें कुछ इच्छा ही नहीं। वैलेंसी बेसिकली क्या होता है? इच्छा होती है कि हमें और इलेक्ट्रॉन देना है या इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, करके अपने ऑक्टेट को पूरा करना है। यही इच्छा बेसिकली वैलेंसी कहलाती है। तो ना इसे किसी इलेक्ट्रॉन को देने की जरूरत है ना लेने की जरूरत है, तो वैलेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी? इनकी वैलेंसी हो जाएगी 0। तो नॉर्मल गैस की वैलेंसी होती है 0, याद रखेंगे। ये सवाल आई थिंक 2 शिफ्ट में इस तरह का सवाल पूछा गया है। हैलोजन से संबंधित सवाल पूछा गया कि हैलोजन ग्रुप कौन सा होता है? तो ग्रुप 17 हैलोजन का होता है, ये मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियोस में। साथ ही साथ एक सिंबल देके पूछा जाता है कि ये कौन से ग्रुप में है या कौन से पीरियड में है। तो 1 से 20 तक का तो आपको याद होना ही चाहिए, यानी कि लिथियम से लेके 20 कैल्शियम तक तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए। बहुत चांस है अगर सवाल ऐसा पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। ओके, तो इसके अलावा पीरियोडिक टेबल से संबंधित जो भी और कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने पिछले वीडियोज में जरूर डिस्कस किए हुए हैं, वहां से आप इनको रिट्राइव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ रेजिस्टेंस पर सीधा सीधा सवाल कई सारा पूछा गया है। ठीक है, क्या क्या कह रहा है इस सवाल में? 2 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंस है वो श्रृंखला में है 1.5 वोल्ट के, इसमें सीरीज के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें करंट कितना होगा ये निकालना है। सीरीज में क्या होगा? दोनों ऐड हो जाएगा, R1 प्लस R2, यानी कि R1 प्लस R2 सीरीज में होता है तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 यानी कि हो जाएगा 5 ओम, इसका जो है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। वोल्ट कितना हुआ है? 1.5 वोल्ट दिया हुआ है, तो आई कितना होगा? V/R हो जाएगा, यानी कि 1.5/5 जो इसका करंट हो जाएगा। कितना होगा ये? 1.5/5 यानी कि 15 और 50। तो 5 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 5 से कटेंगे कितना हो जाएगा? 10, यानी कि 0.3
जो होगा इसका करंट होगा एम्पियर, 0.3 एम्पियर। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 और 3 बनता है 5, ठीक है। V दिया हुआ 1.5, हमें निकालना I इंटू 5, तो क्या कर दिया 1.5 को कर दिया 5 से डिवाइड, कितना बना 15/50 बना, 5 से करेंगे तो 3, 5 से करेंगे तो 10, 3/10 यानी कि 0.3 जो होगा क्या इसका एम्पियर इसमें करंट होगा। ओके, रेसिस्टिविटी बेस्ड कई सवाल पूछे गए हैं, इसकी चर्चा हमने की हुई है। एक पूछा गया कि रेसिस्टिविटी का जो होता है वो यूनिट क्या होता है, एक यूनिट होता है ओम मीटर। और क्या सवाल इस स्टेटमेंट बेस्ड क्या क्या सवाल बन सकते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बन सकता है कि किस पे डिपेंड करता है, तो ये सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। ध्यान देंगे रेसिस्टिविटी जो है आकार पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, आकार पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। ध्यान से इसको सुन ले कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लंबाई पे और चौड़ाई पे, रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है बस मटेरियल पे, और जो है वो उसका टेम्परेचर उस वक्त कितना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करता है, यूनिट होता है ओम मीटर। और रेसिस्टिविटी कभी नहीं बदलेगा, आप उसको आधा कर दो, दोगुना कर दो तार को, उसकी रेसिस्टिविटी इन चीजों से नहीं बदलेगी। तो इस तरह के घुमा के भी सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं, तो सावधान रहें, सतर्क रहें इन सवालों पे। आगे बढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से संबंधित क्या क्या सवाल पूछे जा सकता है, इसकी भी चर्चा हमने की हुई है पिछले वीडियो में, कि ये नॉर्थ से साउथ पोल जाता है बाहर की ओर, अंदर जाता है साउथ से नॉर्थ पोल की ओर, एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं। ये डिपेंड करता है कि इस जगह पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना है, इन चीजों पर ये डिपेंड करता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जहां जितना घना होता है, सबसे घना कहाँ पे होता है, ये सबसे घना होता है ये पोल्स पे, यानी कि ध्रुव पे जो होता है ये सबसे ज्यादा घना होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सवाल पूछे गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ा सा डिवाइस कर लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि कहीं भी देखो करंट, कहीं भी देखो मैग्नेटिक फील्ड इसमें आसपास से गुजर रहा है, ठीक है, और ये एक कंडक्टर है। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें कुछ भी बदलाव आएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा, जो किसके द्वारा दिया जाता है, जो दिया जाता है राइट हैंड थंब रूल के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये सवाल पूछ रहा है कि सेल ऑर्गेनल्स दैट अब्सॉर्ब टॉक्सिन, कोशिकांग जो विषैले पदार्थों को अवशोषित करता है। अच्छा, आपको ये बात बता दूं, जो राइट हैंड थंब रूल होता है इसमें हो सकता है मैंने मिस्टेक कर दिया हो पहले, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। तो जो राइट हैंड थंब रूल होता है, ये भी बता देते हैं पिछले वीडियो में, इसमें जो हमारा 4 फिंगर होता है वो क्या डिपेंड करता है दोस्तों, 4 फिंगर हमारा बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, थंब बताता है फोर्स, और जो हमारा मिडिल फिंगर है ये बताता है क्या, करंट की दिशा, करंट डायरेक्शन, यानी करंट किस दिशा में इंड्यूस हुआ ये बताएगा हमारा कौन सा, मिडिल फिंगर, ठीक है। उसी तरह लेफ्ट हैंड थंब रूल होता है जो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है आगे के शिफ्ट्स में, और शायद पूछा भी गया है कि लेफ्ट हैंड थंब रूल में क्या होता है कि अगर हम किसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है और करंट यहाँ पे, तो उस पर इस दिशा में जो होता है उस कंडक्टर पर फोर्स लगता है, और मोटर का जो सिद्धांत है वो इसी पर आधारित होता है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज भी जा रहा है, इससे संबंधित कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। जनरेटर से भी सवाल पूछा गया अगर 17-18 की शिफ्ट की बात करें तो, और साथ ही साथ मोटर के संबंधित भी हो सकता है सवाल अगले शिफ्ट में पूछे जाएंगे। ओके, वापस आते हैं इस सवाल पे, सेल ऑर्गेनल दैट एब्सॉर्ब्स टॉक्सिन, कोशिकांग में जो विषैले पदार्थ को अवशोषित करता है वो क्या होता है, तो वो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, तो ये जो कोशिका है इसका डायग्राम याद कर लें, इसका डायग्राम सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है। हर जो वस्तु इसका प्रोसेस पे क्या क्या होता है, इसका क्या क्या काम होता है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जरूर जाके वहां पे देख लें। जो प्लेलिस्ट है पूरी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी चर्चा हमने पहले भी की हुई है, किस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांटों में होता है। ओके, तो इसमें हाइड्रा के बारे में पूछा गया था कि हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में दोस्तों बडिंग होता है। ओके, पिछले शिफ्टों में फ्रेगमेंटेशन के बारे में पूछा जा सकता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पूछा जा सकता है, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पूछा जा चुका है। ओके, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट से ऑलमोस्ट, या रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो या प्लांट रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हर जगह से कहीं ना कहीं से सवाल जरूर पूछा जा रहा है। तो इन तीनों टॉपिक को अच्छे से कंटेस्ट करके पढ़ लेना है, समझ लेना है। आगे बढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पूछा गया है कि
एक तो सवाल पूछा जा सकता है हार्ट के डायग्राम को लेके, ठीक है, कि कौन सी पार्ट है बेसिकली दोनों को काटने का काम करती है। यहाँ पे देखो विभाजिका जो है वो क्या करती है, जो लेफ्ट और राइट जो पार्ट होता है, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको आपस में मिलने नहीं देने का काम करता है कौन, विभाजिका करता है। ओके, तो हार्ट से सवाल पूछा जा सकता है, हार्ट के बारे में भी इस तरह का भी जो है होता सवाल पूछा जा सकता है कि हार्ट में जो है वो जो हमारे पूरे शरीर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके द्वारा लाया जाता है, तो वो वेन के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, फिर वेन की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है, तो वो किया जाता है आर्टरी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो पल्मोनरी वेन का काम क्या होता है, ये लंग से क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में लेके आता है, यानी कि जो प्योर पवित्र जो है खून है, जो हमने श्वास लिया हुआ है, वो खून का क्या किया होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो क्या करता है, वो हार्ट में वो लेके आता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम छोड़ रहे हैं वो कौन ले जाता है, वो पल्मोनरी जो आर्टरी है वो लंग तक हार्ट से ले जाता है। ओके, तो इस तरह के भी सवाल बन सकते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी सवाल आ रहा है, तो किसी भी तरीके से इन चीजों पे सवाल बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स आपको देखना है कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट जा रहे हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से जा रहे हैं यही जान लेते हैं। यूजफुल केमिकल कंपाउंड्स, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इन चीजों पे सवाल आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो सेल एंड टिश्यूज पे, सेल के डायग्राम पे, टिश्यूज के डायग्राम पे भी सवाल बन सकते हैं। डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आप जानते ही हैं। रिप्रोडक्शन हार्ट शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम से कुछ ना कुछ सवाल पूछा जा रहा है। जैसे कि हार्ट के बारे में पूछा गया है किसी शिफ्ट में, तो अन्य जो बॉडी के अंग होते हैं, जो सिस्टम्स होते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। ऑप्टिक्स तो फेवरेट टॉपिक है, 2-3 सवाल लिख के रख लो, इससे आता ही है। प्रतिबिंब के फॉर्मेशन किस तरह से होता है उस पर सवाल बन सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी के लिए। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पे सवाल एक ना एक बन ही रहा है, ओम्स लॉ पे सवाल बन ही रहा है। पीरियोडिक टेबल पे क्या हो रहा है, सवाल जरूर से बन रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी 1-2 सवाल अक्सर देखने को मिल रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे पिछले शिफ्ट में पूछे गए हैं। एटम्स पे सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके, एटम्स यानी कि एटम्स पे जो वैलेंसी वगैरह होती है, या एटम्स की जो अगर बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करने पे क्या सिचुएशन हो जाता है, किस तरह के आयंस बनते हैं, उस तरह पे सवाल पूछे जा रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग पे भी बेसिक सवाल इस बार पूछा गया था। आयनिक बॉन्ड और जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड का संबंध के बारे में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जान लेते हैं कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं। छोटे मोटे सवाल हैं, सिंपल से, तो एक बार इसको डिवाइस मार लें, बहुत चांस है कि इनमें से कुछ ना कुछ लड़ जाएगा। तो क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, लोहा है, निकल है। सही उत्तर क्या होगा, मैग्नीशियम है। अपवर्तन सूचकांक की इकाई क्या होती है, यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट किसमें, एयर में, बाय स्पीड जो माध्यम है हमारा ट्रांसपेरेंट उसमें। तो दोनों तो स्पीड ही आपस में क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट इसका हो जाएगा कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ये छोटे मोटे सवाल हैं, आपको पता होने चाहिए। अवतल 10 मीटर की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइड इनफॉर्मेशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह से व्यक्त किया जा सकता है, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो देखो क्या दिया हुआ है, रेडियस कर्वेचर दिया है, कॉनकेव मिरर की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, कॉनकेव मिरर इस तरह का मिरर होता है। यहाँ पे देखो इस साइड क्या बोलते हैं, सबको निगेटिव बोलते हैं, यानी कि माइनस होता है। इसके पीछे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर साइन कन्वेंशन की बात करें, ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नीचे क्या होता है, निगेटिव होता है। मैग्निफिकेशन कितने के बराबर होता है, -v/u के बराबर होता है। तो अगर पूछ रहा है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है, 30 है, फोकल लेंथ कितना होता है, रेडियस का आधा होता है, यानी 30 का आधा कितना होता है, 15 सेंटीमीटर होता है। इसका फोकस क्या होता है, मिरर के सामने होता है। मिरर के सामने क्या है, यहाँ पे निगेटिव साइड में है, तो माइनस हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा इसका, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, साइन कन्वेंशन को ध्यान में रख के हमको निकालना है, तो हमको ये चीज भी ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन कन्वेंशन जो मिरर में है या लेंस में वो किस तरह से काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर होता है पॉजिटिव, नीचे होता है नेगेटिव, लेफ्ट साइड होता है नेगेटिव, और उसके पीछे जो हो जाता है वो जाता है क्या, पॉजिटिव। इसी तरह का जो कार्टेशियन प्लेन है वो लेंस में भी काम करता है। ओके, तो एक और सवाल है, उत्तल लेंस की फोकल लंबाई जो है 50 सेंटीमीटर है, इसकी पावर कन की गणना करें। पावर कितना होता है दोस्तों, 1/, फोकल लेंथ होता है। पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। ओके, पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो फोकल लेंथ कितना हो गया इसका, 50 सेंटीमीटर,
यानी कि 0.5 मीटर। तो 1/0.5 कितना हो जाता है? 2 डायोप्टर। 2 डायोप्टर हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो कई बार क्या होता है, हमें यूनिट का भी पता होना चाहिए। डायोप्टर किसके बराबर होता है? फोकल लंबाई के 1/f के बराबर है। तो कह सकते हैं ना, डायोप्टर किसके बराबर होता है? 1/मीटर के बराबर होता है, या मीटर का पावर -1 के बराबर होता है। तो जी हाँ, यहां से भी सवाल बन सकता है। ओके, तो अभी तक के लिए समाप्त करते हैं सेशन को यहीं पे। अन्य कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ और अगले शिफ्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट जो होते हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए फॉलो करते हैं सरकारी परीक्षा को। अन्य किसी भी तरह के अपडेट्स जो होती हैं वो भी आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगी। तो आरआरबी ग्रुप टी की जो एग्जाम चल रही है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। आपका जो किन चीज़ों की भी पकड़ अच्छी है, किन चीज़ों की पकड़ खराब है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ आपको ये आपको कहाँ से पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा सरकारीपरीक्षा.com पे विजिट करेंगे। वहाँ पे आप लाएँगे अनलिमिटेड मॉक, वहाँ पे आपको जो है बहुत तरह की एनालिसिस से आप 7 तरह के एनालिसिस आपको पता चल जाएगा, आपका जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से चल रहा है। सरकारीपरीक्षा.com पे जाएँ और मॉक टेस्ट अनलिमिटेड है, जी भर के लगाएँ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। इसी तरह से सरकारी परीक्षा को फॉलो करते रहें। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट्स आएँगी या जो भी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएँगे, हम सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और विज्ञान का साथ देते रहें और रेलवे की नौकरी आप ज़रूर पा लेंगे। तो धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी करते रहें एक स्वस्थ दिमाग के साथ एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।